हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो बच्चों, हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स में एक बहुत बेहतरीन लेसन तैयार कर लिया था। 2 लेसन ओके इस पे पहले चैप्टर पे इलेक्ट्रोस्टैट में। तो पहला लेसन में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था डिटेल से। और दूसरे लेसन मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया था, और फिर मेथड ऑफ चार्जिंग भी मैंने पढ़ा था। ओके हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेसन को देखने से पहले पहले आप 2 लेसन इससे पहले स्टार्टिंग का ओके पहला लेक्चर का नाम है 01 ओके इलेक्ट्रोस्टैट 01 लेसन, और एक 02 है। तो उस दोनों को देख लें आप लोग, तो आपको ये लेसन ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा, ज़्यादा डिटेल से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जाकर उसको देखेंगे, तब जाकर के इस लेसन को देखेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, चलो। तो इस टॉपिक में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ओके, एंड ये एग्जाम में आता ही आता है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, या फिर आगे इसका यूज़ भी होगा। पूरे चैप्टर में आपको कूलम्ब्स लॉ यूज़ होगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ये एक वाइट पेज पे चलते हैं और उसको समझते हैं बढ़िया से, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। ओके, जस्ट कम टू द पॉइंट। तो चलिए, आप लोगों को पहले कूलम्ब्स लॉ समझाते हैं। अगर आप लोगों ने 11th क्लास या 9th क्लास पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। तो 2 अगर मास है, एक m1 मास है, एक m2 मास है, तो दोनों के बीच में अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r है अगर, तो उनका फार्मूला होता था, मान लो एक मास m है, m1 है, एक मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स का फार्मूला होता था g m1 m2 बाय r स्क्वायर। यानी कि जो फोर्स होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं आप लोग अर्थ के लिए, तो वो मास पर डिपेंड करता था और डिस्टेंस पर डिपेंड करता था। एकदम सिमिलर वे में जो बच्चे ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं उनके लिए ये चैप्टर तो बहुत आसान है, क्योंकि सिमिलर है। जस्ट चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे m1 की जगह q1 q2 r रहेगा, या g की जगह कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ओके, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। अब ये चार्ज किस तरह दो, मैंने पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर 2 चार्ज है, एक प्लस है एक प्लस है, 2 प्लस चार्ज है, तो रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। माइनस माइनस में भी रिपल्सन होगा, लेकिन प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो 2 चार्ज में रिपल्सन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या इलेक्ट्रिकल फोर्स कह सकते हो इन जनरल। ओके, समझ आया? तो 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, ये तो बात तय है। अब वो फोर्स कितना लगता है, समझ रहे हो? ये 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, ये तो तय है, ये पता चल गया था पहले ही एक्सपेरिमेंट करके। ओके, लेकिन रिपल्सन अट्रैक्शन पता चल जाता है। लाइक चार्जेस रहेगा तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज होगा, डिफरेंट चार्ज होगा तो वो अट्रैक्शन होगा, जैसा कि मैंने पिछले लेसन में डिटेल्स बताया। अगर अब वो चार्ज 2 चार्ज है, अब कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है, कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा हो सकता है। जैसे मान लो एक चार्ज है 5 कूलम, यहाँ पे एक चार्ज है 3 कूलम। अब दोनों के बीच में अलग फोर्स लगेगा। अगर ये 5 कूलम को ऐसे रहने दें, 3 कूलम की जगह 10 कूलम कर दें, या 9 कूलम कर दें, 3 टाइम्स कर दें, और डिस्टेंस वही रखें, तो फिर फोर्स बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा। चाहे रिपल्सन हो, यहाँ पर रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ज़्यादा जोर से धकेलेगा। समझ रहे हो? तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 5 कूलम है, यहाँ 1 कूलम है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ 5 की जगह मैंने 10 कूलम कर दिया, और यहाँ पे मैंने 1 ही कूलम रखा, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने सेम रखा। तो इसमें देखो मैग्नीट्यूड, तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आपने बदल दिया, तो ये फोर्स कर रहा है। फोर्स ये मान लो 5 कूलम 1 कूलम को धकेला था, तो फोर्स थोड़ा ज़्यादा कम लग रहा था। अब 10 कूलम हो गया, 10 कूलम धकेलेगा तो ज़्यादा फोर्स धक्का लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा यहाँ पर रिपल्सन। ये 10 की जगह 15 कूलम ले लो तो और ज़्यादा लगेगा। अगर मान लो दोनों को चेंज कर दो, 15 कूलम भी कर दो इसको आप, एक को 10 कूलम कर दो, तो और ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स ये तो समझ में आ गया कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, फोर्स का भी मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि फोर्स जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, दोनों चार्ज के, एक चार्ज के नहीं। तो Q1 Q2 लेते हैं, दोनों मिला देते हैं प्रोडक्ट में, तो बोलते हैं द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। ओके, मे बी अट्रैक्शन मे बी रिपल्सन, दिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द चार्जेस। ओके, चार्ज का नेचर कैसा है, प्लस है कि माइनस है। ओके, इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स का अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। अगर दोनों का साइन सेम है तो रिपल्सन होगा, दोनों का साइन अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा। ओके, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेसन। ओके, चलो, ये तो हो गया कि फोर्स जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये तो बात हो गया। अब एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो समझ में आ गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। चलो, दूसरा है कि मान लो कि एक चार्ज यहाँ पर था। ओके, ये Q1 चार्ज है, ये चार्ज Q है। मेरी बात समझना आप लोग अच्छा से। इनके बीच की दूरी मान लो कि हमने रखा 1 मीटर,
1 मीटर रखा। तो मान लो फोर्स कुछ ना कुछ होगा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि 2 कूलम चार्ज है और यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है और यहाँ पे एक है मान लो कि क्यू कूलम चार्ज है, कुछ भी है, इनका बीच का दूरी 1 मीटर है। तो फोर्स जो लग रहा था वो लग रहा था मान लो कि 4 न्यूटन। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल को समझना आप लोग, फिर से देख लो। ये कोई भी चार्ज है Q1, कोई भी चार्ज हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया Q1 Q2, इनके बीच का दूरी मैंने 1 रखा। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था मान लो कि 4 न्यूटन लग रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि Q1 Q2 को सेम रख रहा हूँ, ओके सेम रख रहा हूँ, मैं चार्ज को सेम रखा, चार्ज को चेंज नहीं करना है, और डिस्टेंस को मैं डबल कर दे रहा हूँ। जब डिस्टेंस को डबल किया गया, मेरी बात सुनना आप लोग अच्छा से, जब डिस्टेंस को डबल किया गया तो देखा गया कि इस केस में क्या, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो क्या देखा गया कि इस केस में फोर्स जब डिस्टेंस डबल कर दिया गया तो फोर्स इसमें 1 हो गया, 1 न्यूटन हो गया। कहोगे सर ये तो कमाल हो गया, 4 न्यूटन से 1 न्यूटन पे आ गया, क्या हो गया, 4 गुना घट गया, 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। इसको बोल सकते हो 1/4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया, 1/4 गुना हो गया। देखो ना, ये फोर्स था 4, 1 न्यूटन हो गया। जब दूरी को दुगुना बढ़ा दिया गया, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, तो फोर्स को फोर्स जो है वो 4 गुना घट गया, यानी 1/4 टाइम्स हो गया, घट गया। तो दूरी बढ़ने से फोर्स क्या होता है, घटता है। समझ रहे हो नहीं, यानी कि दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। जैसे इसे समझ लो, फोर्स मतलब प्यार है एक तरह का, समझो। जैसे तुम लोग जो प्यार करते हो उससे, समझ गए, गुड, हमसे ही प्यार करते हो, ओके। तो दूरी अगर देखते हो, जितना करीब आप रहोगे, जिनसे आप प्यार करते हो, मम्मी या पापा या उससे, ओके, या अपने टीचर से, तो जब करीब रहते हो तब प्यार बढ़ता है। ओके, तो ज़्यादा करीब रहने में प्यार बढ़ता है। और प्यार बोलो या जब आपस में एक दूसरे का झगड़ा होता है तो झगड़ा भी एक तरह का प्यार है। ठीक है, तो जब करीब होता है तो प्यार बढ़ता है, जब दूर दूर रहता है तो प्यार घटता है। ऐसा मैंने कि साइंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये याद रखने के लिए मैं ट्रिक सब दे रहा हूँ। ऐसा अगर कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डेली लाइफ पे अप्लीकेबल ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, दिस इज नॉट नेसेसरीली। ओके, चलो, तो क्या मैंने बोला कि फोर्स, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घट जाता है, डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। पॉइंट समझा? तो ये ऑब्जर्वेशन बच्चों को दिक्कत होता है। तो 4 न्यूटन था, अब 2 डिस्टेंस जैसे मैंने डबल कर दिया, 1 न्यूटन हो गया। अब एक और एग्जांपल देखो, मैं जो लिया था 1 के लिए फोर्स कितना था, 1 मीटर रखा था, फोर्स 4 न्यूटन था, चार्ज सेम है। ओके, दुगुना कर दिया तो फोर्स हो गया आपका 1 न्यूटन। अब मैं क्या करता हूँ, दूरी को आधा कर देता हूँ। आज फोर्स चार्ज, भाई चार्ज सेम है, दुगुना कर देता हूँ। अब मैं दूरी को आधा कर रहा हूँ तो फोर्स देखा गया, ध्यान, दूरी को जब दूरी आधा कर दिए, पहले 1 था तो 4 न्यूटन फोर्स था, जब दुगुना दूरी कर दिए तो 1 न्यूटन हो गया। जब दूरी को आधा कर दिए, मानी बहुत कम कर दिया, फोर्स तो बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। ओके, जितना दूरी कम होगा फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स देखा गया कि 16 गुना हो गया, 16 न्यूटन हो गया। कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। पहले 1 था तो 4 न्यूटन फोर्स। एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि 4 ही रहेगा, मैं एग्जांपल देके आपको विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग, ओके, कि आप लोग आसानी से समझ सको। ये बहुत इजी टॉपिक है, बच्चों को समझना था, बच्चा रट लेता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। यार ये क्या है, डेफिनेशन रटने का क्या फायदा हुआ, समझो ना कंसेप्ट, तब ना मजा आएगा। दिस इज वेरी इजी। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स बहुत इजी है, फिजिक्स बस विजुलाइज करने की जरूरत है। विजुलाइज नहीं कर पाता बच्चा, न टीचर विजुलाइज करवाने में सक्षम होते सब टीचर, ओके, और न ही बच्चा ध्यान देता है। तो आप लोगों को मैं पूरी तरह ध्यान दूंगा। ओके, ऐसा नहीं कि टीचर नहीं है, पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर की बुराई कभी मत करना। ठीक है, बहुत पढ़ाते हैं, सब मेहनत करते हैं, यूट्यूब पर तो सब एक एक कंटेंट है मौजूद है। लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको मैं पूरा डिटेल से, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारा नोट पढ़ा हुआ है, नोट्स, ओके, बहुत सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए हैं, लेकिन बहुत कम टीचर हैं जो डिटेल से पढ़ाए भी हुए हैं, पूरा नोट्स भी दिए हुए हैं। तो मैं उनमें से आपको क्या कर रहा हूँ कि सबसे अलग आपको नोट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं कंपटीशन के लिए भी बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। फिर भी ये चैप्टर जो है, टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ, बोर्ड के लिए भी इनाम उतना ही ज़रूरी है, उतना ही ये यूजफुल है जितना कि बोर्ड के लिए। तो कंपटीशन वाले के लिए भी यूजफुल है और बोर्ड के लिए भी यूजफुल है। कंसेप्ट के एतबार से मैं पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ, चाहे कंपटीशन वाला देख रहा हो, चाहे मैं दावा कर रहा हूँ कि आप लोग अपने टीचर से कंपेयर कर सकते हो मेरे नोट्स का, मेरे कंसेप्ट का। मैं दावा कर रहा हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं मिलेगा। ओके, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं कभी मेरे अंदर प्राउड कभी नहीं आ सकता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अपने टीचर की कंपेयर कर लेना, अपना यूट्यूब पे और भी वीडियो से कंपेयर कर लेना, मेरा आपको कम नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कंसेप्ट, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, एवरीथिंग एक वीडियो में। ओके, 1 वीडियो में। ये नहीं अधूरा वाला काम करूंगा कि इतना कम पढ़ो, वो पढ़ा दो, एक वीडियो बना के छोड़ दो, ऐसा नहीं करूंगा मैं आपको बनाते जाऊंगा, आपको पूरा लगभग पढ़ाऊंगा। ओके, बस आप खाली मेरा साथ देते रहो, सिर्फ आपको मेरा साथ देना है। ओके, कहते नहीं है, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं,
गाना सुना रहा हूँ मैं आप लोगों को, चलो ऐसे ही। तो आप लोग अगर मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं आप लोगों का भी साथ दूंगा, ओके। बस यूं ही कीपिंग लव मी, ओके, कीपिंग लव मी, मुझे प्यार करते रहो, बस सपोर्ट करते रहो, तो मैं आप लोगों के साथ रहूँगा हमेशा, ओके। चलो, तो फोर्स एक डिस्टेंस 1 मीटर था, 4 न्यूटन फोर्स हुआ। डिस्टेंस दोगुना बढ़ा दिया गया तो फोर्स घट के 1 न्यूटन हो गया, माने 1/4 टाइम्स हो गया, 1/4 टाइम्स दुगुना करने पे। अब जब आधा कर दिया गया, ये दुगुना बढ़ा दिया गया, जब आधा कर दिया गया तो फोर्स 16 न्यूटन होगा, 4 गुना बढ़ गया। इससे क्या समझ में आ रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ओके। तो 4 गुना घट गया, 4 को 4 से भाग करो तो 1 न्यूटन। 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 को 4 से गुना करो 16। ये बात समझ में आ गया। फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे किस तरह, ये तो बात क्लियर है कि फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात तो क्लियर है। डिस्टेंस मैंने आर ले लिया, यानी डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स घटेगा। कितना बच्चा को तो 12th में जाने के बाद इस सिंबल का मतलब भी नहीं पता होता है। मैं सिंबल का मतलब समझाता हूं, इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये। लेकिन डिवाइड में लिखोगे आप तो इन्वर्सली पढ़ोगे, इन्वर्सली मतलब उल्टा, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ओके। उन बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, शर्म वाली बात नहीं है। आपको अगर छोटी छोटी बात नहीं आती तो मुझसे पूछा करो, मैं दिल खोल के समझाऊंगा। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बोलो सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। अगर ज़्यादा बच्चा लोग बोला तो मैं टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा, आपका हेल्प करूंगा। हेल्प करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ओके। मैं यहाँ पर हीरोपनी झाड़ने नहीं आया हूँ, ओके। मैं आप लोग को हेल्प करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, गांव तक पहुँचे। अक्सर गांव में बच्चे फंसे रहते हैं, उनको कंसेप्चुअल एजुकेशन नहीं मिल पाता है। मैंने देखा है गांव घर के बच्चों का कॉपी, गांव घर के बच्चे टीचर को पढ़ाते हुए कि उन्होंने कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। बच्चों को 10th क्लास पढ़ लेता है, 11th पढ़ लेता है, 12th पढ़ लेता है, उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, बस रट के नंबर लिया था, मार्क्स बहुत होता है, ओके। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात पहले समझो आप लोग। मार्क्स फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कंसेप्ट, नॉलेज। जब नॉलेज होगा तो पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा तो आपको करियर चुनने में मजा आएगा, करियर चुनने में मजा आएगा तो आप अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हो। अब मैं आपके मंजिल तक पहुंचाने में हर कोशिश करूंगा, बस आपका मुझे सहयोग चाहिए, आपका योगदान चाहिए, ओके, आपका सपोर्ट चाहिए, ओके। चलो, तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये तो इन्वर्सली डिवाइड में कभी लिखो तो इन्वर्सली, मानी आर अगर बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, आर घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। पॉइंट क्लियर। अब ये दिखा गया कि तो डिस्टेंस इन्वर्सली तो हो गया, लेकिन चूंकि वो स्क्वायर में था, जब जब दूरी 1 था, दूरी 1 मीटर मैंने लिया था तो फोर्स 4 था। जब दूरी को मैंने दुगुना कर दिया तो फोर्स जो है वो 1 हो गया, यानी 4 गुना घट गया। स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, ओके। 1 4 गुना घट गया। और अगर दूरी को मैंने आधा कर दिया तो फोर्स 16 न्यूटन के 4 गुना बढ़ गया, तो 2 का स्क्वायर। अगर दूरी को 3 गुना घटा देंगे, 3 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स जो है 4/9 हो जाएगा, 9 गुना घट जाएगा। इससे समझ में आ गया कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। दिस इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ओके। ये ग्रेविटेशन में भी था। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, ओके, स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम, ओके। पॉइंट समझ गया, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, सॉरी। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स जो है वो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के कहोगे सर फॉर्मूला में स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये अपने घर से हम नहीं लाए हैं, हम लोग अपने अब्बू के घर से नहीं लाए हैं ये, ओके। ये नाना के घर से नहीं आया, दादा के घर से नहीं आया, ससुर जी के घर से नहीं आया है, बल्कि ये जो फार्मूला है ये एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया गया है। साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंटली देखा, ओके, कि फोर्स जो है वो इन्वर्स स्क्वायर को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ISL, ओके। समझाया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को विजुअलाइजेशन करने में आसानी हुआ होगा। चलो आप आ जाओ कूलम्ब्स लॉ पे। सर बहुत हो गया, तो कूलम्ब्स लॉ बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। एक बात याद रख लो, एक और चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ। एक होता है पॉइंट चार्जेस। तो हम लोग जो भी चार्ज पे फार्मूला लगाने वाले वो पॉइंट चार्ज है। ये हमारा पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज क्या होता है सर, जैसे मान लो एक बॉडी ए है, इस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, मैंने बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया। एक बॉडी बी है, ओके। अब ये भी, इसमें भी कुछ कोई ना कोई चार्ज हो, मान लो इस पर प्लस चार्ज है, मान लो इस पर प्लस चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज का मतलब होता है जैसे ये बॉडी पे चार्ज कहीं ना कहीं हर जगह होगा, पूरे सरफेस पर, अगर मेटल है तो पूरे सरफेस पर होगा, प्लस चार्ज है। एक बी बॉडी है, इस पर नेगेटिव चार्ज में मान लो दोनों में अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी जो लेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, पूरे पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मान लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ये मान के चलेंगे। और नेगेटिव चार्ज पूरा सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, दूरी ये डिस्टेंस लेंगे, सेंटर टू सेंटर, इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये मान के चलेंगे कि नेगेटिव चार्ज जितना भी चार्ज है सारा कंसंट्रेट है एक पॉइंट पे जमा है। समझाया। इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। इसका एक और लॉजिक है कि ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दोनों के बीच की जो दूरी है, मेरी बात सुनना, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ये जो बॉडी का साइज है, चार्ज्ड बॉडी, जिस बॉडी पे चार्ज है,
चार्ज्ड बॉडी पे जो साइज है, उनका जो साइज उनके बीच की दूरी के बहुत छोटा है। माने जो दूरी लोगे, डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस के तुलना में ये साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि निग्लिजिबल है। माने बोल सकते हो कि ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट माना गया है। रियल में इन प्रैक्टिकल सिचुएशन पॉइंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पहले समझो। लेकिन हम लोग मान, जैसे हम एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, देखो कि एक ट्रेन में मान लो 20 कंपार्टमेंट है। कितना कंपार्टमेंट है? 20 कंपार्टमेंट है, ऐसा 20 कंपार्टमेंट एक ट्रेन में, ठीक है। ठीक है, अब एक ट्रेन, मान लो कि एक ट्रेन का 20 कंपार्टमेंट है, वो ट्रेन की ही लेंथ जो है वो तुमको 300 मीटर है मान लो, या 400-500 मीटर, आधा किलोमीटर ट्रेन का लेंथ है मान लो। अब वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गया, वो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी एक किलोमीटर है मान लो। अब बताओ, आधा किलोमीटर का तो ट्रेन है लंबाई, 1 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो वहाँ पर जो दूरी तय किया है और जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं ट्रेन का साइज़ अच्छा खासा है, बड़ा है। यहाँ पे ट्रेन को तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ट्रेन का साइज इतना बड़ा है कि उनके बीच में जो दूरी वो तय किया है ट्रेन, वो बहुत कम है। लेकिन वही ट्रेन अगर जाता है, मान लो कि वही ट्रेन चला जाता है, मान लो कि 1500 किलोमीटर दूरी तय करता है, कहीं से कहीं चला गया, 1500 किलोमीटर दूरी तय किया, 2000 किलोमीटर दूरी तय किया, तो सोचो 2000 किलोमीटर दूरी तय किया, तो 2000 की तुलना में, 2000 किलोमीटर की तुलना में जो उसका 500 मीटर का जो लंबाई का ट्रेन है, क्या वो बहुत फर्क है कि नहीं है? 500 मीटर का औकात बहुत कम है कि नहीं है? तो वहाँ पे ट्रेन को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि ट्रेन बहुत छोटा है, जितना वो दूरी तय किया है उसके तुलना में ट्रेन बहुत छोटा है, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब दो बॉडी, चार्ज बॉडी, ओके, इतने दूर रखे हुए हैं कि उनके बीच की दूरी की तुलना में उनका साइज बहुत छोटा हो, ओके, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, ओके, कुलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओके, याद आना बात को। कुलम्ब्स लॉ जो है सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लागू होता है, पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो लागू नहीं होगा। जितने भी न्यूमेरिकल करोगे तो ये मान के हम लोग चलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट दिया है, सर स्फीयर, गोला दिया, स्फीयर दिया है, या कोई ऑब्जेक्ट दिया, तो मान के चलेंगे कि पॉइंट चार्ज है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ आया कि पॉइंट चार्ज क्या होती है, कि दो बॉडी के बीच की जो दूरी है वो इतनी बड़ी है कि उनके बॉडी का साइज बहुत छोटा है उस दूरी की तुलना में, तो उसको पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, ओके। अब पॉइंट चार्ज का कोई अपना साइज होता नहीं है, तो पॉइंट चार्ज, लेकिन पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कुलम्ब्स लॉ ने दिया, तो कुलम्ब्स लॉ किस पे लागू होता है? पॉइंट चार्ज पे। तो ये समझ में क्लियर हो गया? चलो आ जाओ। तो ये भी हो गया भाई, कुलम्ब्स लॉ क्या हो गया कि दो चार्ज है मान लो, ओके, दो चार्ज है, एक Q1 है, ओके सॉरी रुको, Q1 है, Q2 है। अब फोर्स, कुलम्ब्स लॉ लिखोगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मैंने पढ़ाया था कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया, दोनों को मिला के लिख दो, दोनों को मिला के लिखोगे तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हो गया कुलम्ब्स लॉ। उसका इसी को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट जोड़ते हैं, कांस्टेंट को छोटा किया बट कैपिटल के नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू छोटा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही हो गया कुलम्ब्स लॉ। दिस इज द कुलम्ब्स लॉ। देखो ग्रेविटेशन लॉ की तरह है कि नहीं, ग्रेविटेशन में यहाँ जी होता था, यहाँ M1 यहाँ M2, बस यहाँ पर K1 Q2, के क्या है? स्मॉल क्या है? ये कांस्टेंट है, कुलम्ब कांस्टेंट है। के का वैल्यू एयर के लिए, देखो ये जो कांस्टेंट होता है ना, जनरली कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, ये याद आना। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर कभी के लिख देते हैं, कभी जी लिख देते हैं, फिजिक्स में बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, कांस्टेंट कभी की लेते हैं, कभी जी लेते हैं। तो जो आपको किताब में लिखा हुआ वही लेना, के लिया है तो के ही लेना, सो डोंट वरी, ओके। तो जो मैंने जो फार्मूला लिखा है यहाँ पर क्या लिखा, के स्मॉल के, सॉरी, दो चार्ज के बीच में फोर्स हो गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब के जो है, के का वैल्यू एयर के लिखा है कि मेरा जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है हम लोग का एयर में होता है, या वैक्यूम में होता है, या फ्री स्पेस में होता है, वैक्यूम या एयर, ओके। उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, यूनिट निकालो ओके का, तो ये फोर्स न्यूटन, ऐसे क्रॉस गुना कर दो, के को अकेला करो तो क्या होगा, इधर आएगा, ये सब इधर आएगा बट्टा में, तो न्यूटन, ये डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर स्क्वायर का स्क्वायर है, कुलम का कुलम, चार्ज का कुलम होता है, कुलम का कुलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, डिवाइड में आएगा पर मीटर पर कुलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, तो कुलम को लिख दो ऐसा। ये हो गया आपको के का यूनिट। और 9 × 10⁻⁹ होता है एयर के लिए, किसके लिए? एयर के लिए बोलो या वैक्यूम के लिए बोलो, वैक्यूम, निर्वात जिसको बोलते हैं, जहाँ कोई मीडियम ना हो, या फ्री स्पेस भी बोलते हैं इसको। ये इतना के का वैल्यू होता है, एंड दिस वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, ओके। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है। कहोगे कैसे ये फाइंड किया जाता है, तो हम लोग को इतना तय में नहीं जाना है, ओके। बस याद ना कि ये वैल्यू किसे डिफाइन किया गया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है। पॉइंट समझा, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है ये के का वैल्यू। समझ में आ गया अच्छा से? चलो, तो अब हम लोग जो है ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ कुलम्ब्स लॉ पे। कहोगे बस सर बहुत भंकस कर लिए, भंकस नहीं किया, बहुत डिटेल से बात समझाएं। अब डेफिनेशन दो, अब दो कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना, मजा आ जाता है। अब डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन मैंने लिख दिया, ओके। चलो
मैंने क्या बोला कि कूलम्ब्स लॉ किस पे अप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज पे। पॉइंट चार्ज भी होना चाहिए, स्टेशनरी चार्ज भी होना चाहिए। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, स्थिर, ओके, रेस्ट में। मैंने पहले बोल दिया कि इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में है, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। तो लेट Q1, दो लैंग्वेज मैंने बहुत कम लिखा है, किताब वाले टीचर बहुत लैंग्वेज लिखते हैं, तुमको ऐसे लिखना बहुत आसान है। देखो Q1 एंड Q2 आर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर डिस्टेंस इन वैक्यूम। मान लो मैंने वैक्यूम में ले लिया उसको, वैक्यूम मतलब एयर में, या मैंने कि एयर से जहाँ पे कोई मीडियम ना हो, कोई मेटेरियल मीडियम ना हो, वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम में ले लिया, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, ओके, तब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ओके, फोर्स जो है या तो रिपल्सन हो सकता है, होता है अट्रैक्शन हो सकता है, और डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे हम लोग। तो देखो, then the electric force between them is force is directly proportional to product of their charges and force is inversely proportional to the, मैं देखो थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, ओके ओके, चलो आप लोग, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सब किताब कितना टीचर लैंग्वेज लिखाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल फिजिक्स को जितना मैथमेटिकल करोगे उतना अच्छा रहेगा। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी मजा आएगा आप लोगों को, आपको भी याद करने में सहूलत होगा। नहीं तो बहुत सारे टीचर बहुत लैंग्वेज लिखाते हैं, बहुत लैंग्वेज लिखाते हैं, मैंने बहुत सारे टीचर को देखा है, फिजिक्स को बहुत ये कर देते हैं, गैदरिंग कर देते हैं। बच्चों को कम से कम लैंग्वेज में समझ में आ जाना चाहिए, बच्चे यही करना है आप लोगों को। ओके चलो, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मैंने समझा दिया था, तो दोनों को एक साथ कर दो, दोनों को एक साथ कर दो, दोनों को मिला करके तो Q1 Q2 पर लिख दो, आर को स्क्वायर पर लिख दो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो के कांस्टेंट जो के ही लिखना है, जो के लिखा है स्मॉल के है ये समझना, एक कैपिटल के भी होता है, बाद में बात करेंगे कैपिटल क्या होता है, स्मॉल के। ओके, अब ये चीज़ समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ। पहले के को लिख देता हूँ, के का वैल्यू देखो, ये के का वैल्यू जो है ये मैंने लिख दिया है, देखो के का वैल्यू, के कांस्टेंट है, ये के क्या है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं लिखना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट कुछ नहीं लिखना, बहुत नाम है इसका, खाली के कांस्टेंट लिख देना। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। इसका यूनिट कैसे निकालोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर यूनिट कैसे मैंने निकाला, क्या करो, जिसका भी यूनिट निकालना है उसके लिए पहले फॉर्मूला याद रखो, कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा। देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ, देखो यहाँ समझाता हूँ। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था बताओ, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आप क्या करो, यहाँ से के को अकेला करो, जिसका यूनिट निकालना है, के को अकेला करो तो एफ आर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 हो गया। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, आपके नीचे कूलम 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 स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल बात है। कूलम स्क्वायर पड़े तो -2 लिख सकते हो, तो दो कितना आसान है। अब के कूलम कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का ये यूनिट हो गया, यूनिट भी हो गया, और तुम इसका चाहो तो डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हो, तो ये नहीं पूछा जाता है। अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। अभी जो के है, ये के का वैल्यू ये एयर के लिए इतना फिक्स है, या वैक्यूम में डाल लो है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन दूसरे मीडियम में जाओगे, जैसे वाटर में जाओगे, कुछ और में जाओगे, तो के का वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े थे, तो ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो G m1 m2 r स्क्वायर। तो जो G था, जी का वैल्यू जो होता है 6.67 × 10⁻⁻11, ओके, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो जी जो है वो पूरे इनवर्स में कांस्टेंट है, चाहे वो तुम दो मास को तुम उतनी ही दूरी, मान लो 1 मीटर की दूरी पे तुम दो मास को रखे हो, वाटर एयर में रखो, अब मान लो कि उसके बीच लग रहा है फोर्स 80 न्यूटन। अब भाई वाटर में भी रखोगे तो 80 न्यूटन ही रहेगा। उसको तुम दुनिया के किसी कोने में ले जाओ, किसी मीडियम में ले जाओ, वाटर में, तेल में, ऑयल में, किसी में रख दो, किसी मटेरियल में रख दो, अगर डिस्टेंस सेम रखोगे, अब मास सेम रखोगे, तो फोर्स 80 न्यूटन ही रहेगा, जी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट सेम रहता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे जो के है ना, ये कूलम कांस्टेंट ऐसा है कि ये मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम में क्या होता है, ये फोर्स घट सकता है, बढ़ सकता है, माने मीडियम में ये प्रॉपर्टी है कि ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, याद ना बात को। तो ये देखो पहले तो पूरे तुम्हारे इस चैप्टर में ये टर्म इस्तेमाल होगा, वैक्यूम फॉर वैक्यूम, वैक्यूम याद ना, इसको निर्वात बोलते हैं हिंदी में। तो ये वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बहुत ईजी है कि नहीं, ये वैल्यू याद रखना, यही जरूरत पड़ेगा, और जो कुछ नहीं करना। इसी को जो मीडियम पे डिपेंड करता है, जो प्रॉपर्टी मीडियम पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है। ओके, तो उस मीडियम को दिखाने के लिए एक और कांस्टेंट यूज किया जाता है। देखो के का वैल्यू इतना होता है, अब उसी के लिए एक वैल्यू और है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो मेरे साथ रिपीट करो, क्या नाम है इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं उसको, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन ऐसे भी लिखते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। ई लिख दो, कन्फ्यूजन था, ई लिख दो और उस पर 0 लगा दो, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट, इसका भी वैल्यू इतना ही होता है, टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। के को ये भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होता है। अब के बदले में तुम ये लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे सर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट ही डिसाइड करता है कि मीडियम का नेचर क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी कैसी है। मानी एप्सिलॉन नॉट ये डिसाइड करेगा कि देखो इसमें कितना अच्छा बात है, इंपॉर्टेंट चीज समझो, मैं थोड़ा बड़ा करके समझा रहा हूँ। ओके,
इस के बदले में मैंने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ओके, रख दिया। याद ना कि तुम के रखो या 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखो, हर जगह आंसर में तुमको ये मिलेगा, के भी कहीं कहीं मिलेगा। ये स्मॉल के है, कैपिटल के नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओके, लिख लो कहीं पे स्मॉल के है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ, अब इसके मतलब समझाएंगे क्या होता है। ये कांस्टेंट होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री ऑफ, एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू होता है, फ्री स्पेस के लिए वैक्यूम, दो वैक्यूम बोलो, एयर बोलो या फ्री स्पेस बोलो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12। अब एक चीज़ देखो, जो मैंने यहाँ एक चीज़ समझा अच्छा सा बढ़िया सा, जो के का यूनिट था, के क्योंकि के एप्सिलॉन नॉट का उल्टा है, देखो ना, के जो है के इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है ना, देखो एप्सिलॉन नॉट के का उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो यूनिट है उल्टा कर दोगे तो देखो के का यूनिट तुम्हारे पास क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो तुमको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए तो क्या करो, उल्टा कर दो, पर कूलम माइनस में तो प्लस कर दो, कूलम स्क्वायर और न्यूटन पावर 1 है ना, तो -1 कर दो, तो न्यूटन पर मीटर पर, सॉरी, कूलम स्क्वायर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। माने कूलम स्क्वायर माइनस न्यूटन का पावर -1 और मीटर का पावर -2, उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा, इसको उल्टा कर दो क्योंकि उल्टा है ये एक दूसरे का, यूनिट निकालने के लिए। तो ये एग्जाम में आता है कि एप्सिलॉन नॉट नहीं बोला इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वैल्यू नहीं पूछेगा, वैल्यू नहीं पूछना, वैल्यू यूज भी नहीं करना हम लोग को, ओके। एप्सिलॉन नॉट है फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चा लोग वैल्यू देख करके फिजिक्स में, मैथ में, साइंस में बहुत डर जाता है, यार ये वैल्यू ये 8.854 10⁻12 कैसे याद रहेगा सर, आप लोगों ने तो लिख लिया, लिख करके बता दिया, आपको तो याद करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे नहीं है, याद हो जाएगा लेकिन मुझे याद नहीं करना, हम लोग को याद नहीं करना है, याद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ओके, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना याद रखो कि इसको बोलते क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम बोल सकते हो या एयर। इसका यूनिट क्या होता है वो याद रखना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में यूनिट पूछ चुका है, और तुम बोलेगा राइट द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या सिर्फ परमिटिविटी बोल देगा काम चलिए, ये यूनिट होगा, ओके। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका पूछा हुआ है, नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है, और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। डायमेंशनल फॉर्मूला में निकाल के दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। बोलते क्या है इसको, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बस इतना याद रखो, मेरे साथ रिपीट करो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। एक एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसका यूनिट होता है जस्ट के का उल्टा, नहीं तो नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से फॉर्मूला अकेला कर लो आप लोग, दो मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग अकेला करो, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को अकेला कर लो, उधर चलेगा, एफ नीचे आ जाएगा, ओके, सिंपल बात है। तो एप्सिलॉन नॉट आप ऊपर हो गया कूलम स्क्वायर, और फोर्स का न्यूटन और मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर -2, ये फॉर्मूला यूनिट हो गया, किसका यूनिट हो गया ये साहब, ये साहब यूनिट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, जस्ट उल्टा के का उल्टा, ठीक है, फॉर्मूला से निकालना सीख लो, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी क्या होता है इसको हम डिटेल से नेक्स्ट कुछ स्लाइड में बताऊंगा, डोंट वरी, ओके, बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। ये याद ना कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पे। ये वैक्यूम के लिए इतना वैल्यू है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एप्सिलॉन नॉट की, हम लोग इस पूरे का वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹, क्योंकि मेरा जितना भी एक्सपेरिमेंट होगा, जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो एयर में बनेगा, तो एयर के लिए भी इतना ही वैल्यू लेना है, तो हम लोग को ये वैल्यू याद रखना है, ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वैल्यू याद रखो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, यूनिट तो जरूर याद रखो। चलो दूसरी बात सुन लो, क्या मैंने बताया कि ये जो है कूलम्स लॉ किस पे वैलिड है, पॉइंट चार्ज पे ही लागू होगा, पॉइंट चार्ज का मैंने डिस्कस कर लिया, स्टेशनरी चार्ज पे ही वैलिड, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है, मैंने बहुत अच्छा सा एक जगह लिख रखा है आप लोगों के लिए कि राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलम्स लॉ कहाँ पे लागू होता है, कहाँ पे लागू नहीं होता है, कहाँ पे फेल कर जाता है, तो ये सिर्फ पॉइंट चार्ज में वैलिड है, पहली पॉइंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कि स्टेशनरी चार्ज में वैलिड है, स्टेशनरी चार्ज मैंने रुका हुआ चार्ज, जब चार्जेस रेस्ट में माना जाएगा तब हम लोग समझेंगे कि इस पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ओके। तीसरा है कि इट इज़ वैलिड फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम 10⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर। अब याद ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो एक न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, तो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, साइज होता है, वो 10⁻15 होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इसके न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता है, तो ये डिस्टेंस 10⁻15 है, तो 10⁻15 से बड़ा डिस्टेंस अगर होगा, ओके, या 10⁻15 हो या उससे बड़ा हो, ओके, तो कूलम्स लॉ वैलिड है। लेकिन जैसे छोटा डिस्टेंस लागू होगा, यानी अगर मान लो तुम अंदर का चार्ज देखो, प्रोटॉन के बीच में देखो, दो प्रोटॉन मान लो एक न्यूक्लियस के अंदर है, तो प्रोटॉन के बीच में जो दूरी है, ओके, वो ये दूरी से कम होती है, मान लो अगर दो प्रोटॉन अगर रखा हो, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में, मान लो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं है,
न्यूट्रॉन को मतलब प्रोटॉन के बीच में लो, तो अगर दोनों न्यूक्लियस में है, दो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, दूरी उसका जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम है। ओके, मान लो 10⁻⁻20 मीटर है, ये इससे कम है, तो इस केस में ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो लागू नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो सकता है। तुम कह सकते हो सर कि प्रोटॉन में रिपल्सन होगा, नहीं, रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई मतलब नहीं बनता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझाया? तो ये कितना 10⁻15 मीटर से लेकर के 10⁻+18 मीटर तक वैलिड है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत लॉन्ग रेंज, बहुत दूर तक लगता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने नोट करके बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को लिख दिया। इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, इट इज़ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज ओनली, एंड इट इज़ वैलिड फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम 10⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर। मैंने एक एक जगह एक एक पॉइंट को नोट करके लिखा है। अब यूनिट देख लो इसका जो मैं बताया था आप लोग को अभी, मैंने बोला कि यूनिट देख लो एप्सिलॉन नॉट का, फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, तो मैंने तो इसका यूनिट निकाल दिया है। 1/4 फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट को अकेला कर लो, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को अकेला कर दो, अकेला कर दिया मैंने, तब पाई एफ को डिवाइड में डाल दिया, एफ को यहाँ डाल दिया, तो कितना ईजी है, ये निकालना बहुत ईजी, बच्चा लोग डरता है इसको, अरे निकालना सीखो। कम फिजिक्स में इतना तुम लोग को बोझ क्यों पड़ता है? आप लोगों को बोझ इसलिए पड़ता है क्योंकि आप लोग सारा चीज़ को रटने की कोशिश करते हो, सारा को मैथमेटिकली निकालने की कोशिश करो, बार बार उसको प्रैक्टिस करो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन को भी लिख के कभी नहीं रटना पड़ेगा। और जिस दिन तुम लोग फिजिक्स को तुम लोग रिवीजन करना शुरू कर दिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, मैथ का काम करना शुरू कर दिए, तुमको लैंग्वेज से डर नहीं लगेगा, मैं फिजिक्स से डर नहीं लगेगा, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। ओके, रियली बोल रहे हैं गाइस, फिजिक्स इज वेरी वेरी अमेजिंग सब्जेक्ट एंड वेरी इजी सब्जेक्ट एट द सेम टाइम। ओके, चलो एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया। कूलम का क्या होता है? चार्ज का कूलम 4 पाई कांस्टेंट है, इसको तो लेवल मत करो, फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो न्यूटन कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ये एसआई यूनिट हो गया किसका? परमिटिविटी फ्री स्पेस का। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालो? डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। अब यूनिट देख करके उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो आप लोग, यूनिट देख करके। तो चार्ज का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था, 80 होता है, तो 80 स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, 80 स्क्वायर, क्यों? CP स्क्वायर है। ओके, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो हर हाल में याद रखना, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 का है। फोर्स का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, फोर्स का फॉर्मूला बचपन में 11th में पढ़ते हैं या 9th में पढ़ेंगे। F = m, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है m और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए हम लोग डिस्टेंस होता है LT-2, तो एक्सेलरेशन का LT-2 कैसे निकाल सकते हैं? मास के लिए कैपिटल M लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिट देखो, यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकंड के लिए मीटर हो गया लेंथ और T-2, तो फोर्स का याद रखो MLT-2। फोर्स का क्या होता है? MLT-2, बहुत आसान है, तो मैंने बहुत ईजी तरीके से बताया। और यहाँ पर उसका मीटर स्क्वायर भी है, मीटर का पावर -2 भी है, तो मीटर का लेंथ लिख देंगे, लेंथ है वो, तो लेंथ का पावर -2 हो गया। अब सॉल्व कर लो, देखो पहले m लिखना, तो m का पावर -1 हो जाएगा, मैंने लिख दिया। l देखो यहाँ पे l का पावर -1, और फिर यहाँ पे l भी है, यहाँ पे l का पावर -2 और -1 का -3, मैंने सही लिख दिया। टी का देखो, टी स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ टी का पावर -1 + 2 हो जाएगा, -1 + 2, टी स्क्वायर T4 हो जाएगा। उसके बाद a का पावर 2 बच गया, तो मैंने लिख दिया। ओके, बस लिख दो, कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर दिया। लो a का पावर स्क्वायर, इतना डायमेंशनल फॉर्मूला है, निकालना सीखो, रटना नहीं है। m-1 l-3 T4 a स्क्वायर, इसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। और डायमेंशन, अगर डायमेंशन पूछ दिया तो डायमेंशन पावर को बोलते हैं, -1 -3 4 और 2 डायमेंशन बोलते हैं उसको। चलो, अगर ये सब टेंशन मत लेना, नहीं आता है तो बेसिक में डाल दूंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे तो, क्योंकि मैं 11th पढ़ाने वाला हूँ अभी, तो आप लोगों को बता दूंगा, उसमें डायमेंशन यूनिट डायमेंशन में पढ़ाऊंगा, बेसिक आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम में मैं समझा दूंगा, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। चलो, आप लोग इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। कूलम्ब्स लॉ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। ओके, अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे, कुछ क्वेश्चन। ओके, देखो आप लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का बोर्ड दो क्वेश्चन करने से क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। बोर्ड में न्यूमेरिकल बहुत कम होता है, लेकिन क्वेश्चन करने से कंसेप्ट याद हो जाता है। तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर अपार्ट? बोला कि दो चार्जेस के बीच में सबसे कम से कम फोर्स कितना लग सकता है अगर उनके बीच की दूरी 1 मीटर है? सिंपल सा बात है, सबसे कम से कम फोर्स तब लगेगा जब उनके बीच में चार्ज सबसे छोटा हो, और हम लोग जानते हैं सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का होता है, जानते हैं ना, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना मुझे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है चार्ज का। ओके, नेचर नहीं निकालना है, नेचर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो मेरी बात समझना बहुत बेहतरीन तरीके से है कि मिनिमम फोर्स बोल रहा है तो चार्ज भी छोटा होना चाहिए। चार्ज नहीं दिया बच्चा, यही इस सवाल में ये हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि सर सवाल चार्ज तो दिया नहीं है, डिस्टेंस तो दिया, चार्ज नहीं दिया। तो भाई R = 1 मीटर ले लिया। मिनिमम फोर्स होने के लिए दोनों चार्ज का वैल्यू सबसे छोटा होना चाहिए, और दोनों चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू, चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू होता है तुमको E, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, याद है कि नहीं है?
बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ओके सॉरी, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है, तो Q1 भी ई ले लिया, Q2 भी ई ले लिया, तब तो मिनिमम फोर्स लगेगा, सबसे छोटा फोर्स। ओके चलो अब आराम से फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 आर स्क्वायर ये लगाना, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। K को K ही रहने दो, इलेक्ट्रॉन Q1 का वैल्यू ये मैग्नीट्यूड लेना है, कभी भी चार्ज का निगेटिव पॉजिटिव मत लेना, मैं बता रहा हूँ बात को। डायरेक्शन लिखने में हम लोग अलग बात करेंगे। ओके और डिस्टेंस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, K E स्क्वायर आंसर छोड़ दो। K का वैल्यू रखना है तो 9 × 10⁻9 रख दो, और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 रख दो। तो रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर आंसर छोड़ना, ऑब्जेक्टिव में स्टेप कराएगा, और सब्जेक्टिव में भी छोड़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, दूसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट करने वाले हैं हम लोग ये करने वाले हैं कि दो चार्ज को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज के बीच में फोर्स निकालेंगे। तो चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं हम लोग, कूलम्बिक फोर्स। ओके लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास भी तो है, प्रोटॉन का मास भी तो है, तो मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अरे कोई चीज़ को तुम ऊपर फेंकते हो, पत्थर को फेंकते हो, गेंद को फेंकते हो, गेंद नीचे गिरता है, नहीं गिरता अर्थ पे, तो अर्थ उसको अपनी ओर सेंटर की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, ग्रेविटी फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मास की वजह से फोर्स लगता है, मास की वजह से, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करता है वो हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो हमेशा अट्रैक्ट होता है। जिस कोई बॉडी को तुम ऊपर फेंकोगे तो हमेशा नीचे ही गिरेगा। ओके कोई भी चीज़ को अर्थ से ऊपर गिरे तो वो हमेशा गिरेगा, वो अट्रैक्ट ही होता है, कभी रिपेल नहीं करता है। मास की वजह से कभी भी रिपल्सन फोर्स नहीं लगता है, अट्रैक्शन लगता है। लेकिन जो चार्ज की वजह से फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। सो यू शुड रिमेंबर, ओके यू शुड कीप इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में चार्ज की वजह से भी फोर्स लग रहा है और मास की वजह से भी लग रहा है। तो मास की वजह से लग रहा है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोल दो या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल दो, FG नाम दे दिया मैंने। तो मास फॉर्मूला भी सेम है, देखो ना, जी लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशन और जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस दोनों के बीच का। ओके चलो ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लो, ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल सकते हो। तो इनका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, मैग्नीट्यूड लेना है। अब प्रोटॉन माइनस बोलोगे सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -E होता है, तो -E का मोड लेना, +E लेना। हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हमेशा। ओके एनसीईआरटी में यहाँ पर माइनस लिखा हुआ तो देख कर डरना नहीं, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसे लिखा हुआ, एरो दिया हुआ है, अब माइनस लिख दिया है, K E स्क्वायर मैंने E × E ऐसा करके बाय R स्क्वायर लिख दिया। तो माइनस लगाने का मतलब हुआ कि रिपल्सन है, सॉरी अट्रैक्शन है, माइनस यहाँ नहीं लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है, सॉरी ये तो ये है, माइनस नहीं प्लस है, माइनस लगेगा इलेक्ट्रॉन वाले में। तो हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड तो E ही रहेगा, और प्रोटॉन के भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E ही रहेगा, तो E × E। ओके तो अब देखो, दोनों को तुम कंपेयर करना चाहते हो, दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के लिए जब भी कोई दो फोर्स को कंपेयर करना है तो क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, R स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको, देखो R स्क्वायर कैंसिल, FE में पहले मैंने ऊपर रखा है, FE को मैं ऊपर रख रहा हूँ, FE को ऊपर रख रहा हूँ, FG को नीचे रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्वेश्चन 1 मान लेना, क्वेश्चन 2 मान लेना, 1 में 2 से डिवाइड कर देना, या 2 किसी को 2 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो K E स्क्वायर, और ये हो गया ऊपर वाला जो था R स्क्वायर कट गया, तो ये ऊपर लिख दिया K स्क्वायर G M E M P। ओके तो यहाँ पर K कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, सबका वैल्यू हमको मालूम है, E का वैल्यू मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन भी जानते हैं, हम लोग पहले ही लिखा रखा था आपको पिछले लेसन में, सब मैं लिखा रखा हूँ। तो आपको ये वैल्यू याद रखना, ये फॉर्मूला कैसे निकालना सीखो। K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, स्क्वायर कर दो। और G होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है इतना, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ओके kg से यूनिट नहीं लिखा मैं, ओके रेशियो निकाल रहा हूँ, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। ओके चलो हो गया। अब ये वैल्यू को तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, ये वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ओके याद रखना है इसको, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कैलकुलेट करने के लिए। 2.4 × 10⁻39 होता है। अब इस बात को समझो, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ओके ग्रेविटेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। तो चार्ज की वजह से, मास की वजह से, तो दोनों का रेशियो कितना है, 2.4 × 10⁻39। कितना, ये बहुत बड़ा वैल्यू, बहुत छोटा वैल्यू है, ये वैल्यू बताओ तो बहुत बड़ा वैल्यू है। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो स्ट्रांग है कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है, बताओ जल्दी।
अब तुम लोग सोचो, कहो सर जब कोई बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिर जाता है, तो अट्रैक्ट हो जाता है, वो हमेशा नीचे गिरता है, तो मजबूत होता है इसका मतलब। और जो चार्ज वाला फोर्स होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कागज़ का टुकड़ा ज़्यादा देर तक नहीं चिपकता है, ओके, बहुत दूर तक नहीं चिपकता है। तो तुमको सुनकर ये हैरानगी होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स much much okay larger than stronger than gravitational force. This is very important. Electrostatic force okay is much larger than stronger than force of gravitation. This is very important. कितना गुना बड़ा है, देखो कितना गुना, 10 का पावर, ध्यान देना जो बता रहा हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 का पावर 39 टाइम्स गुना ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो। तुमको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। यही वजह है कि हम लोग इतना जो साइंस डेवलप किया है, जो देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इतनी आ गई हैं, वो इसी सब की देन है, ये सब जानकारी होने की वजह से। चलो, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये जो फोर्स आया है, ये फोर्स एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास की वजह से, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू है वो इतना गुना ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, इतना गुना ज़्यादा। अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। अब चलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैंने ले लिया, अब चलो अब इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो Fe रख नहीं है, तो के स्क्वायर तो रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन ले रहा हूँ मैं, प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज तो दोनों का सेम है, दोनों का रेशियो निकाल लो। ओके, ये वाला जो नीचे मैंने लिया था, देखो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होगा, चार्ज तो सेम है, लेकिन मास डिफरेंट होता है दोनों का। ओके, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे दोनों में प्रोटॉन में निकाल रहा हूँ, आंसर में दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन। अब वैल्यू रख के देखा गया तो इसका भी वैल्यू सबका मालूम है, वैल्यू रखा के देखा गया तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आया 1.3 × 10⁻36, तो 10 का पावर 39 था। एक इलेक्ट्रॉन ओके एक प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उनके रेशियो 10⁻39 टाइम्स बोल सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 का पावर 39 टाइम्स गुना ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, लेकिन प्रोटॉन रहेगा तो 10 का पावर 36 गुना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन वाला में भी लेवल नहीं आता है, सो डोंट वरी। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैं इसको बता दिया हूँ। फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स मैंने लिख दिया है, फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, एक एक करके एक बात मैंने नोट कर दिया। अब मैंने यहाँ लिखा हेंस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मैग्नीट्यूड वाइज इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो समझना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसको एग्जांपल याद हो, अगर तुम डिस्टेंस ले लोगे, जैसे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो प्रोटॉन का जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस के लिए तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। मैंने बोला था 10 का पावर -15 से स्टार्ट करो। ओके, तो डिस्टेंस मान लो 10⁻15 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 2 प्रोटॉन के बीच में जो है इतना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गलती लिखा गया क्या, गलती लिखा गया, सॉरी, ये जी होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, ये गलती है, सही कर लेना आप लोग, जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 230 न्यूटन होता है। बताओ कौन बड़ा है, ये मत बोलना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, सही कर लेना आप लोग, ये सही कर लेना, ये जी है। तो इसका वैल्यू इतना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना है। बताओ कौन बड़ा है इसमें से, बताओ। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, -34 है, कितना छोटा है। ये वैल्यू तुमको निकालना नहीं है, कैसे आया ये नहीं देखना है, बस ये वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके बता दिया है। तुम लॉजिक याद रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कम है, देखो बहुत कम है, 10 का पावर -34 है, 10 का पावर -34 इतना छोटा है कि अप्रॉक्सीमेटली 0 है। ओके, बट यही 230 न्यूटन है, 2 प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 230 न्यूटन, बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है। समझ रहे हो कितना गुना ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। अब इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे तुम लोग कोचिंग में पढ़ते हो या स्कूल में जाते हो तो बोर्ड पे सर लिखते हैं, बोर्ड पे, तो बोर्ड पे जो भी चीज़ लिखा जाता है तो बोर्ड पे चिपक जाता है। बोर्ड पर जो मार्कर लिखते हैं, मार्कर जैसे चौक लिखा है, चौक का पार्टिकल उस पर जाकर चिपकता है बोर्ड पे, चिपकता नहीं चिपकता है क्या, चौक तो एक पार्टिकल है। अब चौक एक पार्टिकल है, मास है, तो मास पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, तो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, अर्थ क्यों नहीं इसको खींच पा रही है, क्यों, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं तो उसका जो पार्टिकल है वो उससे चिपक रहा है, बोर्ड से। क्यों चिपक रहा है कि बोर्ड पर दोनों में घर्षण हो रहा है, घर्षण होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है बोर्ड के पार्टिकल और चौक के पार्टिकल के बीच में। अब वो एक दूसरे से जाकर चिपक जा रहा है, अपोजिट नेचर का फोर्स चार्ज डेवलप हो रहा है, तो वो चिपक जा रहा है। अब वो फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पार्टिकल अर्थ के नीचे नहीं गिरा, वो सीधे जाके चिपक गया। इसलिए चिपक गया वो क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये दिमाग में सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, दिमाग में सेट कर लेना। ओके,
अब ये डेली लाइफ में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये चूंकि ये बहुत छोटे लेवल पे होता है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे होता है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, आगे तुमको ये रियलाइज़ हो जाएगा। चलो हो गया, ये मैंने बात सब बता दिया। ये जी सही कर लेना आप लोग, यहाँ पे जी सही कर लेना। तो मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताओ एक चीज़ समझो, प्लस प्लस चार्ज रहेगा, दोनों प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्सन, दोनों माइनस माइनस तो रिपल्सन, रिपल्सन हमेशा दूर रहेगा। देखो एक चीज़ समझना, मैं थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ। कभी भी दो ये प्लस है, मान लो ये प्लस है, अब दोनों में रिपल्सन होगा तो रिपल्सन के लिए बाहर बाहर एरो बनाना, बाहर बाहर रिपेल करेगा बाहर बाहर। और अगर मान लो कि एक प्लस है एक माइनस है, अट्रैक्शन होगा तो अंदर की ओर लगाना, ये इधर खींचेगा ये इसको अंदर खींचेगा। ऐसे करना कि अगर लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेगा, रिपेल के लिए बाहर बाहर देना एरो, और अट्रैक्शन के लिए अंदर अंदर देना, अंदर अंदर ऐसे करके ऐसे देना अट्रैक्शन के लिए। क्लियर हो गया? ऐसे याद रखना, कभी नहीं बोलोगे प्लस प्लस तो बाहर रिपेल करेगा तो बाहर बाहर, और प्लस माइनस और तो अंदर 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 रिपेल करवाओ। ओके समझाया आपको? इक्वल एंड अपोजिट होता है एकदम सेम। चलो तो मैंने दोनों चीज़ को, दो केस बनेगा इसमें, प्लस प्लस या माइनस माइनस रिपल्सन में। तो क्या करो कि दोनों का देखो, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट फॉर्मूला में है ना Q1 Q2 y/2, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव होगा तो गुना करके पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तभी गुना करके पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल बात है कि रिपल्सन के देख केस में दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो उसको एक जनरल केस में मैथमेटिकली बना सकते हो, इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो रिपल्सन के लिए Q1 Q2 का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव चलेगा। अट्रैक्शन के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, चाहे वो पहला पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव होगा, या पहला नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो Q1 Q2 को गुणा कर दे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। ओके तो Q1 Q2 का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, और Q1 Q2 का वैल्यू अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है सॉरी नेगेटिव है, तो तुमको अट्रैक्शन होगा। तो ये मैंने समझा दिया, देखो प्लस प्लस रिपल्सन माइनस माइनस रिपल्सन। अट्रैक्शन के लिए बीचों बीच रहना है, बीच में एरो देना है, ये बात का ख्याल रखना। समझ आया बात को? तो ये नोट आप लोग कर लो, बहुत अच्छा से नोट्स बना हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, मैंने यहाँ बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कूलम्ब्स लॉ भी समझ में आ गया होगा पूरा, इस पर सवाल भी मैंने करवा दिया। ओके चलो अब हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। बच्चों को वेक्टर से बहुत डर लगता है। ओके वेक्टर से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो जो बच्चे को वेक्टर नहीं समझ आता है, तो जो बच्चे 12th में आप लोग पढ़ रहे हो, तब मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं वेक्टर का वैसे भी 11th का बेसिक मैं बताने वाला हूँ, तो मैं आपको वेक्टर का भी आप लोगों के लिए 12th के भी एक बेसिक बता दूंगा। वेक्टर का बहुत ईजी टॉपिक है ये, आप बोलोगे तो मैं वेक्टर का बता दूंगा। ठीक है चलो वेक्टर, ये बच्चों को ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में ये राइट द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, फिगर देकर डरना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, बहुत ईजी है। पहले वाई एक्सिस एक्स से बना दो, बना दिया मैंने। ओके दो चार्ज लो Q1 Q2 था, टेढ़ा करके लेना। Q1 का पोजिशन वेक्टर R1 है, Q1 का R1 मान लेना, पोजिशन वेक्टर ऑरिजिन से मानते हैं। ओके ये वेक्टर जो है ये R1 है, ये R2 है, ऑरिजिन से लेते हैं हम लोग हमेशा पोजिशन वेक्टर। ओके अब ध्यान देना Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मैंने एज्यूम कर लिया दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो रिपल्सन होगा तो बाहर बाहर, ये इधर रिपल करेगा। आप समझना बहुत अच्छा से, फिगर को मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ आप लोगों के लिए। ओके हाँ चलो आ जाओ यहाँ पे, देखो आप लोग अच्छा से देखो। तो देखो ये चार्ज Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, रिपेल करेगा इसको इधर। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स देख रहे हो, ये F2 जो है ये Q1 लगा रहा है, कौन लगा रहा है? Q1 Q2 को धकेल रहा है। Q1 जो है Q2 को जो धकेल रहा है उसका यहाँ पर है, और Q2 जो Q1 को धकेल रहा है उसका यहाँ पर है। ये बोल सकते हो कि Q1 जो लगा रहा है फोर्स Q2 पे वो ये है। ओके तो इसको बोलते हैं कि Q2 पे लगने वाला फोर्स जो Q1 लगा रहा है उसको बोलेंगे F21। तो पढ़ेंगे कैसे? एक बात याद रखना, जो लगा रहा है, जिस पे लग रहा है फोर्स उसको पहले लिखते हैं, जिस पे लग रहा है। तो किस पे लग रहा है? ये फोर्स 2 पे लग रहा था, 2 पहले लिख दो, और कौन लगा रहा है? 1 ऐसे लिख दो, वैसे तरीका लिखने का। तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे आना। अब जैसे मान लो अब ये Q1 पे कौन लगा रहा है? Q1 पे लग रहा है, तो Q1 पे लग रहा है तो 1 दे दो, कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा था, फोर्स 1 F12 F12 21 नहीं पढ़ना, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, याद रहे हो गया? Q2 पे लग रहा है तो F2 लिखो पहले जिस पे लग रहा है, और कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है तो ऐसे F। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वो बात याद रखो। कोई एक बात याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक बताऊंगा, मैं इसका वैल्यू निकालूंगा कोई एक का, और दूसरा का एकदम सिमिलरली हम लोग उल्टा करके निकाल देंगे। ठीक है अब ध्यान देना, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखा था? जैसे कोई वेक्टर ए कैप है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग बताता हूँ। जैसे ये फोर्स है, ये कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर, ये फोर्स मान लो ये 10 न्यूटन का, या मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये 10 मीटर है, कितना मीटर है? ओके इसको वेक्टर ए बोलते हैं। ठीक है मेरी बात समझ लो अच्छा से, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 10। अब इसको वेक्टर ए को तुम वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से भाग कर दोगे, 10 में 10 से भाग कर दोगे, तो छोटा माने बनेगा नहीं बनेगा? 1 मीटर वाला, 1 मीटर वाला। तो 1 मीटर वाला जो फोर्स है उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे?
यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन पता करने में इस्तेमाल आता है। तो कभी भी यूनिट वेक्टर निकालते हो तो उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग कर दो, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है सिंबल में ऐसे, तो वो वेक्टर और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, उससे भाग कर दो, यूनिट वेक्टर। और अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उस यूनिट वेक्टर से गुणा कर दो, उल्टा करोगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर मिल जाएगा। समझ बात को? यूनिट वेक्टर से अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को गुना कर दोगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 10 से कम 10 हो जाएगा, ऐसे करके समझा। तो कोई वेक्टर अगर निकालना है तो उस वेक्टर को क्या करो, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, गुना कर दो, वो तुम्हारा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई वेक्टर है, अगर तुमको कोई वेक्टर निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर पता है, तो यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से गुना कर दो, वो वेक्टर निकल जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 और उसका मैग्नीट्यूड 10 होता है, 10 बन जाए 10, टोटल वेक्टर बन जाएगा। सिंपल बात है, कितना ईजी है, बच्चों को टफ लगता है ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस तो ये लेना मुझे, ये डिस्टेंस। अगर मुझे फोर्स 1 2 चाहिए, मेरी बात गौर से सुनना, बच्चों को यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चे को छोड़ो चच्चे को भी यहाँ कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूज नहीं होना, ओके। इस यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम करने की जरूरत होती है। फोर्स तो समझ में आ गया कि 1 2 का मतलब आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये 1 पे लगने वाला फोर्स है। अब ये 1 पे लगने वाला फोर्स, तो डिस्टेंस ये लोगे, ये वेक्टर लोगे, क्या वेक्टर लेना मुझे, तो ये वेक्टर लेना, फोर्स भी इधर तो डायरेक्शन भी इधर। तो अगर फोर्स इधर वाला ले रहे हो तुम, ओके, तो जो हमको यूनिट वेक्टर लेना है वो भी ये लेना है, इधर वाला लेना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि नाम रखने के लिए चुना है, ये डिस्टेंस क्या, ये डिस्टेंस बोलेंगे, इस डिस्टेंस का नाम होगा R, कितना बच्चा नाम देगा इसका R21, वो भी सही है। कितना बच्चा इसका नाम देगा R12, तो R12 देना ताकि आसानी हो, सहूलत हो समझने में। R12 कितना कन्फ्यूजन कर दिया कितना बुक में, सो गलती नहीं है, ये सही है। R12 भी लिख सकते हो, R21 भी लिख सकते हो। तो ध्यान, मैं R12 लिख रहा हूँ क्योंकि ये 1 2 है, तो ये 1 2 रहेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, 1 से 2 की ओर नहीं, क्योंकि ये फोर्स ले रहे हैं हम लोग, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो लेंगे 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर, R12। तो R12 का मतलब हुआ 2 से 1 की ओर, ऐसे याद रखना। आपको बच्चा लिख देगा नहीं सर इसको 1 से 2 और मान लेंगे, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग जब ये फोर्स ले रहे हैं तो हमको ये डायरेक्शन चाहिए, बात खत्म। अब जो भी नाम दो, R12 दो या R21 दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलेंगे यही 2 से 1 की ओर। ये नाम दो, तुम इसका नाम दे दो R12 तब भी चलेगा, इसको बोलेंगे 2 से 1 की ओर। और अगर तुम्हारा नाम नहीं सर हम 2 1 देंगे, तो इसको भी तुमको 2 से 1 की ओर बोलना पड़ेगा, ओके। तो जनरली बच्चे वेक्टर वाले में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर R21 देंगे तो ये फायदा होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, R1 माइनस R2, तो ये सही है। लेकिन हम मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि जो ये है वो ये है, ऐसे तक कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये है कि 2 से 1 की ओर बस, क्योंकि ये फोर्स निकाल रहे हैं हम। जब ये फोर्स निकालेंगे तो ऐसे एरो लेंगे, तो वो उल्टा कर देंगे बाद में। चलो आ जाओ, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब फोर्स कभी निकाल, जैसे देखो ये R21 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, फाइन इसका ऐसे नहीं ले रहा है, ऐसे नहीं ले रहा है, मतलब समझो यहाँ पे। तो फाइनल कौन है, फाइनल ये Q1 है, यानी कि R1 है, और इनिशियल कौन है R2, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस लिखोगे R1 माइनस R2, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से भाग करना पड़ेगा, चिंता मत करो। चलो आ जाओ, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए, ध्यान दो। फोर्स F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, समझ आ गया सिंबल। 1 पे लगने वाला फोर्स जो पहले लिखा रहेगा उसको 1 बोलेंगे, जो पहला सब्सक्रिप्ट लिखा रहेगा उसको 1 बोलेंगे, ओके। सॉरी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ, ओके। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ए वो लिखना, कोई एक याद है ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बाद में उल्टा करके हम लोग लिख देंगे। अब यूनिट वेक्टर है, मैंने बताया कि डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो आर कैप लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर पर कैप लगा देते हैं। नहीं समझ आ रहा है ऐसा बात तो हमसे बोलना, मैं वेक्टर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q टू Q1, Q2 Q1, 2 to 1 होगा, बताया ना, मैंने बताया अभी आप लोगों को 2 to 1। फोर्स कौन ले रहा है हम लोग, अभी फोर्स ले रहे हैं ये वाला, ये फोर्स ले रहा है, जिससे हमको पोजीशन वेक्टर भी लेना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। अब बताओ, तो 2 से 1 की ओर, तो ये 2 से 1 यूनिट वेक्टर मैंने लिया है उसके डायरेक्शन में। चलो आ जाओ, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, 2 to 1, Q2 1 लिख दो, Q2 Q1। अब आप यूनिट वेक्टर कैसे मैंने बताया था, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दो, बस कैप हटा दो। ये कैप है ना, ये कैप जो लिखा हुआ कैप ऊपर जो थोड़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, उस कैप को हटा दो, ये जो हटा हुआ है इसको हटा दो, उसका एरो दे दो ऐसे, तो ये वेक्टर हो जाएगा। और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो, मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड किसको बोलोगे, समझ आ रहा है, देखो मैं समझा रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ये R12 हो गया। इसका छोटा वाला पार्ट एक टुकड़ा लोगे एक यूनिट का, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो अब हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर R12 का वैल्यू जो लिखोगे, मैंने कहा कब वाला, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ऐसे मैं ले रहा हूँ, तो फाइनल तो तुम्हारा ये वाला हो गया, यानी कि R1 हो गया। R1 माइनस R2 कर दो, तो R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, वेक्टर हमेशा घटाना पड़ता है, तो ये भी तरीके से लिखा जाता है। और नीचे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लिख देंगे भाई R1 माइनस R2, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो ये जो है वेट बाबू,
तो ये हो गया आपका बाय कूलम्ब्स लॉ। अब इसमें देखो बाय कूलम्ब्स लॉ, ओके, ये जो है आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया। अब इसमें जो वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या बोला था कि मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके यूनिट वेक्टर से, तो ये मैग्नीट्यूड हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/r², तो ये मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब ये R1 लोगे तो यहाँ R1 का यूनिट वेक्टर हो गया। तो मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट वेक्टर से तो वेक्टर भी निकल जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया पूरा, ओके। ये यहाँ पर उसका यूनिट वेक्टर हुआ, तो डायरेक्टली पता चल गया। तो देखो ये 1 2 है तो यहाँ 1 2 है, याद करने का तरीका समझे। अब बस यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, सब कुछ नहीं है जो मैंने वहाँ लिखा है। जो R12 मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो R12, ओके। ये R12 का वैल्यू जो है इसको मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पुट कर दिया। भाई वैल्यू को वहाँ रख दो एक एक करके, सिंपल यूनिट वेक्टर का वैल्यू रख दो, ओके ओके ओके। एक मिनट, चलो, तो मैं यहाँ वैल्यू रख दिया हूँ, ओके। देखो तो R12 यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका वह वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मैंने रख दिया। वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर हो गया। इस तरीके से भी लिख सकते हो, एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये R12 है, ये भी R12 है, तो दोनों मैग्नीट्यूड है, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो क्यूब हो जाएगा। बच्चा लोगों को कन्फ्यूजन है क्यूब कहाँ से आ गया सर, ये भी हो गया। चलो ये वेक्टर है। उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो, घटा कर भी लिख सकते हो R12 को, तो R1 - R2, R1 - R2 हॉल क्यों हो गया। ये तरीका हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो कांस्टेंट सब ऐसा रहेगा, ये वेक्टर है, हो गया। अब सिमिलरली अब ये लिख लियो ना, अब उसका उल्टा लिख दो, सिमिलरली, तो उसे उल्टा कर दो। F21 लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2, और ये हो गया, यहाँ गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, ये गलती हो गया, आपको स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। जैसे हम लोग लिखे थे ना, ये देखो ये नीचे ऊपर लिखे थे ना हम लोग, चलो आ जाओ, ये लिखे थे हम लोग यहाँ पर, ये R12 यूनिट का लिखे थे, तो ये यहाँ पर स्क्वायर कर दिए थे, वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया मैंने, बट यहाँ पर स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर लिख लेना। और ये सही है कैप, यूनिट कैप इस तरह लिखने की जरूरत है नीचे में। ये एक हो गया, सब हो गया। अब बताओ R12 का कैप जो है आपका, ध्यान दो अच्छा से, जो यूनिट वेक्टर R12 कैप है वो तो इधर है, ये इधर से 2 से 1 की ओर है, 2 1 किधर होगा, 1 से 2 की ओर इधर हो जाएगा। तो दोनों अपोजिट है, इक्वल है, अपोजिट है, तो फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये जो फोर्स है, जब ये डिस्टेंस अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं, याद होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो ये पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ओके, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हो गया। तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हो गया तो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो गया। तो इन दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट भी है, इक्वल भी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना फोर्स ये लगाएगा इस पर, उतना ही फोर्स लगाएगा ये, दोनों अपोजिट होगा लेकिन इक्वल फोर्स होगा, अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। तो इसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, ओके। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ फॉलो, ये यही इंपॉर्टेंट है। तो ये वेक्टर फॉर्म भी आपको समझ में आ गया होगा कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत इजीली, बच्चे को बहुत डाउट होता है, आप इसको एक एक करके पढ़ लेना। यहाँ पे सही कर लेना, मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे सही कर लेना। ये जो मैंने सिमिलरली करके लिखा है F21, तो 21 में यहाँ 2 1 है, तो यहाँ 2 1 लिख दोगे, बस यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर देना। कहोगे सर क्यूब था, यहाँ पे क्यूब नहीं है, क्यूब तो जब इसको तोड़ेंगे तब लिखेंगे, स्टार्टिंग का बात है ये, स्क्वायर लिखना है, जो स्टार्टिंग मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, समझा गया। तब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, नोट कर लो, बहुत एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आओ अगला पेज पे। तो अगला पेज पे हम लोग नेक्स्ट लेसन में आते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।